नमस्कार। आरबीएससी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 जिसके 10वीं कक्षा के हिंदी पेपर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नए पैटर्न पर जो पेपर है उसके उत्तर सहित इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही आपको किस विषय का पेपर चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर किसी अन्य क्लास का चाहिए तो हमें लिखिएगा, हम आपको लिंक उपलब्ध करवा देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो जैसे ही पहला प्रश्न पढ़ेंगे, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, इसका सही उत्तर है कर्तव्य पालन और सत्यता। दूसरा प्रश्न लिखा गया है, संसार में मनुष्य को सफलता दिलाने वाली वस्तु, तो सत्यता मनुष्य को सफलता दिलाने वाली वस्तु है। वहीं तीसरा प्रश्न है, झूठ की उत्पत्ति किन दुर्गुणों से होती है? झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से होती है। चौथा प्रश्न, लोग झूठ बोलने के लिए किस बहाने का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है गद्यांश में से लोग झूठ बोलने के लिए नीतियों और आवश्यकताओं का बहाना देते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप इस काव्यांश को पढ़ेंगे और पहला प्रश्न, कवि हार के सामने सिर क्यों नहीं झुकाना चाहता? तो कवि हार के सामने सिर इसलिए नहीं झुकाना चाहता क्योंकि वह सफलता का अटल विश्वास रखता है। दूसरा प्रश्न, कवि मृत्यु से भयभीत क्यों नहीं है? कवि मृत्यु से भयभीत इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी सास और सत्य आह्वान कभी भी जीवित है। अगला प्रश्न, सिर शब्द का समानार्थी शब्द जो कि पद्यांश में दिया गया है तो वो है शीश। सत्य का आह्वान में कवि का आशय क्या है? सत्य का आह्वान से कवि का आशय है कि सत्य हमेशा जीवित और प्रभावशाली रहेगा। वहीं अब खंड ब की बात करें, खंड ब में लिखे गए हैं, खंड ब में तीसरा प्रश्न लिखा गया है कि निम्न में से किसी एक पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है, जिसमें सबसे पहले शिक्षा में खेलकूद का महत्व। शिक्षा में खेलकूद के महत्व में निबंध कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रस्तावना जो आपके डिस्प्ले पर दिखाई गई है, उसके बाद में खेलकूद का महत्व, खेलकूद के महत्व के बाद में स्वास्थ्य और खेल के महत्व के बारे में बताना है। खेल और शिक्षा का संबंध क्या होगा, अन्य लाभ क्या होंगे, और अंत में उपसंहार। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेतक सर्किल उदयपुर निवासी विद्यार्थी विक्रम मानते हुए प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो किस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे देख सकते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चेतक सर्किल उदयपुर, विषय के रूप में शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, और पूरा आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीदकर लाभ उठाने के लिए लगभग 40 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन देना है। तो विज्ञापन जो हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी है उसके ऊपर है, अद्भुत अवसर हिंदी पुस्तकों की प्रदर्शनी, स्थान आप देख सकते हैं कैसे लिखना है, और इस तरह से आप अपना पूरा विज्ञापन लिख सकते हैं जिसमें अवसर का लाभ उठाने और ज्ञान से अपनी दुनिया को समृद्ध बनाने संबंधी पूरी डिटेल्स आप कैसे लिखेंगे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में लिखा गया है, अगले खंड से में प्रश्न दिया गया है, निम्न गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या, जिसमें प्रसंग में बताना होगा कि लेखक ने कृति के किस भाग से उद्धत किया है और किसके बारे में बताया है। व्याख्या आप कैसे करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं लेखक अपनी माँ के चरित्र का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अद्भुत धैर्य और सहनशील है। वे जीवन में हर कठिनाई को बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लेती हैं। पिताजी की कठोरता और बच्चों की जिद को भी वह सहज भाव से झेलती है। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा बल्कि केवल दूसरों को देने और सेवा करने में अपना जीवन बिताया है। और लेखक यह भी स्वीकार करते हैं कि उनका और उनके भाई बहनों का अधिक लगाव माँ के साथ था, लेकिन माँ का यह त्याग और सहिष्णु लेखक के लिए प्रेरणा स्रोत ही नहीं बन सके, बल्कि लेखक ने उसे एक मजबूरी और असहाय से लिपटा हुआ त्याग माना जो कि उनके लिए अनुकरणीय नहीं था। विशेष और उपसंहार कैसे लिखेंगे आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वहीं अगला प्रश्न है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो जो पद्यांश दिया हुआ है उनकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, जिसमें पहला पद्यांश जिसमें बताना है प्रसंग, तो सातवें पद्यांश में सप्रसंग व्याख्या करनी है, जिसमें प्रसंग में बताना है कि यह पद्यांश, प्रसंग में पहले वाले पद्यांश में भक्ति काल कवि सूरदास की कविता से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रेम और भक्ति की अभिव्यक्ति की गई है। कवि ने भावनाओं और हृदय स्पर्शी शब्दों का प्रयोग किया है। व्याख्या कैसे करनी है आप डिस्प्ले पर पूरा देख सकते हैं। व्याख्या के बाद में आपको विशेष और विशेष के बाद में उपसंहार ये कंप्लीट करना होगा। अगले प्रश्न की बात करें, वहीं इसका ऑप्शनल जो सप्रसंग व्याख्या है पद्यांश, उसको भी आप अपने डिस्प्ले पर देख पाएंगे। वहीं इसके ऑप्शनल सप्रसंग व्याख्या जो पद्यांश है उसके देख सकते हैं, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, ये सभी आपको डिस्प्ले पर दिखाए गए हैं। और व्याख्या कैसे करनी है आप पूरा डिस्प्ले पर रोक के देख सकते हैं। बाकी आपको इसके अलावा किसी अन्य पेपर का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपके साथ चैनल के माध्यम से जरूर साझा करेंगे। अति लघुतरात्मक प्रश्न जो 9 में दिया गया है, लिखा गया है, पुस्तक किस संज्ञा शब्द का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो गंगटोक। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय। अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति। निम्न में दो समान स्वर मिलकर जब दीर्घ हो जाते हैं तो वो दीर्घ संधि होती है। प्रतिदिन और यथाशक्ति,
प्रतिदिन और यथाशक्ति शब्दों में समास कौन सा है? तो कर्मधारय है। सकर्मक क्रिया की परिभाषा, वह क्रिया जिसके साथ कर्म की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया होती है। एग्जाम्पल, राम ने खाना खाया। वहीं अगले प्रश्न, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो वे अव्यय जो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं संबंध बोधक है, जैसे पर, के लिए, से, तक। अगला प्रश्न है, आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी से संबंध तोड़ लेना या अनदेखा कर देना। अगले प्रश्न में, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? क्योंकि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के लोग मेहनत को अपना गौरव मानते हैं और अपनी सफलता, ईमानदारी और मेहनत के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं अगला प्रश्न है, वहीं अगला प्रश्न, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो उत्साह इसलिए रखा गया है क्योंकि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास और ऊर्जा बनाए रखने का संदेश दिया गया है। यह मनुष्यों की कठिनाइयों को सामना करने के लिए प्रेरित करता है। 20वां प्रश्न, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? तो संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है जो महान कार्यों में बिना किसी नाम और प्रशंसा के योगदान देते हैं। उनका काम मूल कलाकार को अधिक प्रभावी बनाना होता है। अगला प्रश्न है, आप लखनवी अंदाज निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो लखनवी तहजीब का रंग या लखनऊ की शालीनता हम नाम देना चाहेंगे। 22वां प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? सही उत्तर है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने शहनाई वादक को लोक परंपरा और शास्त्रीय संगीत दोनों में उच्च स्थान दिलवाया है। उनके संगीत में शुद्धता और दिव्यता थी जो कि मंगल कार्य और उत्सवों को आनंद से भर देती थी। अगला प्रश्न है, एक कहानी यह भी, इसमें लेखिका के पिता ने रसोई को बटियार खाना क्यों कहा? बटियार खाना इसलिए कहा क्योंकि रसोई का गंदा और अस्त व्यस्त माहौल पसंद नहीं था। उन्हें रसोई में शोरगुल और अव्यवस्था अनुचित लगती थी। 24वां प्रश्न, माँ का आंचल पाठ की आधुनिक समय में प्रासंगिकता क्या है? सही उत्तर आप देख सकते हैं, माँ का आंचल पाठ की आधुनिक प्रासंगिकता है क्योंकि इसमें पारिवारिक स्नेह और मातृत्व और इसके अलावा ग्रामीण जीवन के सरल आदर्शों का चित्रण है और पाठ हमें सिखाता है कि सच्चा सुख सादगी और आपसी प्रेम में है, न कि भौतिक विरासता में। अगला प्रश्न है, 25वां प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले लोग को कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मे वाले लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनका चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था और गांव में अपने नेतृत्व के गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। साहसिक स्वभाव के कारण उन्हें सेनानी मानते थे। अगला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजाओं का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजाओं का धर्म होना चाहिए कि वे प्रजा का सुख दुख का ध्यान रखें और उन्हें निष्पक्ष और दयालु होना चाहिए। राजाओं को प्रजा के प्रति संवेदनशील और न्यायप्रिय होना चाहिए। 27वां प्रश्न है, उज्ज्वला गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की से कवि का क्या अभिप्राय है? आप सही उत्तर डिस्प्ले पर देख सकते हैं। कवि कहना चाहता है कि जीवन की विषम परिस्थितियों में मधुर और सुखद अनुभव को याद करना कठिन होता है। कठिन समय में अतीत की मधुर स्मृतियां धुंधली हो जाती हैं। 28वां प्रश्न, तुलसीदास के जीवन का संक्षेप वर्णन। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। कैसे हम संक्षेप में वर्णन देंगे कि तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ। वे राम के परम भक्त थे। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की जो कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य ग्रंथ है। इसके अलावा उनकी अन्य रचनाएं विनय पत्रिका हुई, कवितावली हुई, ये सभी उनकी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। मनु भंडारी के जीवन का कृतित्व और जीवन का वहीं इसके ऑप्शन दिया गया मनु भंडारी के जीवन और कृतित्व का संक्षेप में विवरण देख सकते हैं। मनु भंडारी के एक उत्तर आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर। मनु भंडारी एक साहित्यकार थे जिनका जन्म 1931 में हुआ था। उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों पर आधारित जो रचनाएं हैं वो की थी। उनकी कृति आपकी बेटी, महाभोज, ये सभी रही हैं। 29वां प्रश्न, संस्कृति पाठ के अनुसार लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति दोनों में क्या अंतर बताया है? तो नैतिक और मूल्यों को संस्कृति कहा है जबकि इसके विपरीत स्वार्थ, हिंसा और अमानवीय व्यवहार को असंस्कृति कहा है। अगला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? डुमराव को शहनाई की दुनिया में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यह बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान है। यहीं से उन्होंने शहनाई वादन की शुरुआत और विश्व में प्रसिद्ध किया था। प्रश्न संख्या 31 से 34 तक बड़े हैं जिनकी अधिकतम उत्तर सीमा 70 से 80 शब्द है, जिसमें 31वां प्रश्न है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह हो रहा है? विज्ञान का दुरुपयोग हथियारों का निर्माण, पर्यावरण प्रदूषण, साइबर अपराध और जैविक हथियारों से हो रहा है। इसके अलावा ये मानवता के लिए खतरा बन गया है। 32वां प्रश्न, लक्ष्मण परशुराम संवाद का एक अत्यंत रोचक व्यंग्यमयी काव्य रचना है। इस कथन को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो इस काव्य में लक्ष्मण और परशुराम के बीच वाकयुद्ध है जो कि लक्ष्मण का हंसी मजाक और परशुराम का क्रोध इस संवाद को व्यंग्य में बनाते हैं। लक्ष्मण का निडर व्यवहार और परशुराम का गर्म स्वभाव इस हास्य को उत्पन्न करता है। 33वां प्रश्न दिया गया है, राम वृक्ष बेनपुरी ने रेखा
33वां प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र बाल गोविंद भगत के आधार पर भगत के चरित्र का चित्रण करना है। तो भगत के चरित्र का चित्रण आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। कैसे करेंगे? 30 से 40 शब्दों में आपके साथ साझा किया है। बड़ा उत्तर आप अपने अनुसार साझा कर सकते हैं। वहीं 34वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। उनकी वाक चातुर्य की विशेषता या बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है आपको परिभाषित करना है। तो दोनों आंसर आपको डिस्प्ले पर दिखा गए हैं। गोपियों का वाक चातुर्य की विशेषताएं क्या क्या रही है और बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व कैसा रहा है, समस्त जानकारी आपके डिस्प्ले पर साझा की गई है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आपका किस विषय का पेपर चाहिए होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा।